दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मिडिल ईस्ट जो दुनिया की सबसे अनस्टेबल जगह है, जहां हर दिन कहीं ना कहीं एक बड़ी या छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, जहां के एक समय के बड़े शहर आज बंजर पड़े हुए हैं, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? दोस्तों, आपका जवाब जो भी हो, मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं कि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं एक ऐसी युद्ध से जाकर मिलेगा जो आज मिडिल ईस्ट के अनस्टेबल होने की सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गल्फ वॉर की। वही गल्फ वॉर जिसने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के मुंह से शराफत के नकाब उतार दिए थे। गल्फ वॉर जिसने पूरी दुनिया को ये रियलाइज करा दिया था कि वो चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, रहेंगी मिडिल ईस्टर्न ऑयल के गुलाम ही। गल्फ वॉर जिसने सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह की कब्र खोद डाली थी। गल्फ वॉर जिसने मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स के पैमाने बदल दिए थे। और गल्फ वॉर जिसने बता दिया था कि दुश्मनी और दोस्ती कुछ भी परमानेंट नहीं होती है। और दोस्तों, अगर हम गल्फ वॉर को नहीं समझ पाए तो ना तो हम प्रेजेंट डे मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस को समझ पाएंगे, ना तो हम ये समझ पाएंगे कि इराक जो कभी इतना समृद्ध देश हुआ करता था, वो कैसे आज आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन गया है। कैसे ईरान जो एक आधुनिक विचारों वाला देश था, आज कट्टरपंथ की ओर चला जा रहा है। कैसे अमेरिका और इराक के बीच जय वीरू की दोस्ती थी, वो आज एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी अमेरिका का दोस्त है। दोस्तों, इन सब प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन का राज कहीं ना कहीं उस गल्फ वॉर की हिस्ट्री में दफन है, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मिडिल ईस्ट के नाम पर ज्यादातर लोग सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन वॉर को ही जानते हैं, बट बिलीव मी, ये पूरी हिस्ट्री का 20% भी नहीं है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको मिडिल ईस्ट और उससे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स का मास्टर बना देगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं इराक के साथ। दोस्तों, गल्फ वॉर के मेजर प्लेयर की बात करें तो इसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसके अलावा 35 और कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इराक और ईरान इस पूरे युद्ध के सेंटर पॉइंट थे और इन दोनों देशों की आपसी टसल ने कहीं ना कहीं गल्फ वॉर की नींव रखी थी। इसलिए अगर गल्फ वॉर को समझना है तो सबसे पहले इन दोनों देशों की 20th सेंचुरी की हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। यह समझना होगा कि कैसे वेस्टर्न ताकतों ने तेल के लालच में इन दोनों देशों के पॉलिटिक्स षड्यंत्र को फंड किया, जो आगे जाकर गल्फ वॉर की फाउंडेशन बनी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इराक के बेसिक हिस्ट्री और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन से। दोस्तों, इराक के नॉर्थ में टर्की, ईस्ट में ईरान, साउथ ईस्ट में कुवैत, साउथ में सऊदी अरेबिया, साउथ वेस्ट में जॉर्डन और वेस्ट में सीरिया आता है। इराक की जियोग्राफी इसे पर्शियन गल्फ में इजी एक्सेस देती है, जिसकी वजह से यह देश जियोपॉलिटिकल काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इराक जियोग्राफिकली काफी रिच है, इसकी हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं उतनी ही रिच है। इराक न केवल इनिशियल सिविलाइजेशन जैसे कि एकाडियंस, बेम्बोलियंस और ये सीरियन सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस है, बल्कि यहाँ पर मैथमेटिक्स और गवर्नर जैसी फील्ड्स की फाउंडेशन रखी गई थी। अब चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो या फिर इस्लामिक खलीफा और ओटोमन एम्पायर का शासक, इराक ने हमेशा से ही कभी राइज तो कभी फॉल देखा है। अपने इस्लामिक गोल्डन एरा के समय इराक ने कई ऐसे स्कॉलर्स, फिलोसफर और साइंटिस्ट को नर्चर किया है, जिन्होंने आगे चलकर मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर में दुनिया को एक नई दिशा दी है। कुल मिलाकर इराक को अपने पूर्वजों द्वारा एक गर्व करने लायक इतिहास मिला है। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इराक की तकदीर को पलट कर रख दिया। अब 20th सेंचुरी में किसी भी देश में टर्बुलेंस आए और इन टर्बुलेंस को लाने में ब्रिटिशर की भूमिका ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और इराक में भी ऐसा ही कुछ हुआ। और वो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब ओटोमन एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तो इसके बाद इराक 1921 में ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया। उन्होंने अपनी कठपुतली राजा किंग फैजल 1 को गद्दी पर बैठाया और इराक में हैशमाइट मोनार्की को स्टेब्लिश कर दिया। इराक को अपने कंट्रोल में लेने के बाद ब्रिटिशर ने यहाँ भी वही किया जो उन्होंने इंडिया और अपनी बाकी कॉलोनीज में किया था, एक्सप्लॉयटेशन, यानी कॉलोनी के संसाधनों का दोहन। और दोस्तों, यह वही समय था जब दुनिया भर में पेट्रोलियम के भंडार खोजे जा रहे थे और जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को मालूम था कि अगर उन्हें दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उन्हें पेट्रोलियम पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना होगा। और यहीं पर ब्रिटिशर के लिए एक सोने पर सुहागा की बात यह रही कि 1927 में उनकी कॉलोनी इराक के शहर किरकुक में पेट्रोलियम के भंडार खोज लिए गए, क्योंकि ब्रिटिशर की नजर हमेशा से ही एक पैरासाइट की तरह कॉलोनी के संसाधनों और पैसों पर रही थी। तो ब्रिटिशर को उन देशों में गवर्नमेंट चलाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने 1932 में इराकी पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन राइट्स और दर्जन भर इकोनॉमिक ट्रीटीज जो ब्रिटिशर के पक्ष में थी, उस पर किंग फैजल द फर्स्ट के साइन कराकर इराक को इंडिपेंडेंस दे दी। इराक को इंडिपेंडेंस दिलाकर फैजल द फर्स्ट को यह लगा कि उन्होंने वीरता के झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका यह फैसला आगे आने वाले समय में मोनार्की के लिए काल बनकर आने वाला था। ब्रिटिशर इराकी पेट्रोलियम और संसाधनों पर गिद्ध की तरह टूट पड़े
और इराकी इंडिपेंडेंस 1932 से लेकर 1958 तक हैशमाइट मोनार्की के 3 शासक किंग फैजल द फर्स्ट, गाजी और किंग फैजल द सेकंड आए, जिनके काल में अंग्रेजों ने इराक को खूब लूटा और यहाँ के अमीरों और गरीबों के बीच का फैसला बढ़ने लगा। देश में पेट्रोलियम से पैसा आ रहा था बट वो नीचे तक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था और लोग ब्रिटिश कंट्रोल मोनार्की से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इराक की फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें ब्रिटिशर इन्फ्लुएंस लोकल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और धीरे धीरे हैशमाइट मोनार्की के खिलाफ इराक में विद्रोह के स्वर तेज हो गए और आए दिन रैली और प्रोटेस्ट होने लगे और धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा और इन दी एंड इस आक्रोश का फायदा 14 जुलाई 1958 को इराक के मिलिट्री ऑफिसर अब्दुल करीम कासिम ने उठाया, जब उन्होंने किंग फैजल द सेकंड का तख्ता पलटकर इराक को एक मोनार्की से रिपब्लिक कंट्री बना दिया था और इसी दिन को 14th रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अब्दुल करीम कासिम इराक के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर देश हमारे भारत जैसा नहीं होता। गणतंत्र को लाने और गणतंत्र को बनाए रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कासिम के प्रधानमंत्री बनते ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने और उसकी अपने गुट में बगावत के स्वर गूंजने लगे। दरअसल मोनार्की को पसंद न करने वाले इराक में इकलौता कासिम ही नहीं था, इसके अलावा भी कई ऐसे रीजनल प्लेयर और पार्टीज थी जो मोनार्की को हटाकर खुद सत्ता का स्वाद चखना चाहती थी। इसलिए जब कासिम सत्ता में आए तो उनमें से एक 22 साल का लड़का जो जल भुन बैठा था और वो पावर हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार था, उसने कासिम को असैसिनेट करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो इस काम को अंजाम दे पाता, ये खबर कासिम को पता लग गई, जिसकी वजह से उस लड़के को इराक छोड़कर 4 सालों के लिए इजिप्ट भागना पड़ा। और दोस्तों, मैं यहाँ किसी और की नहीं बल्कि 20th सेंचुरी के सबसे पावरफुल तानाशाहों में से एक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। वो सद्दाम हुसैन जो आने वाले समय में इराक की किस्मत को 360 डिग्री पलटने वाला था। वही सद्दाम हुसैन जिसने इराक को एक ऐसे वॉर में ढकेल दिया था जिसकी लपटें आज भी इराक में उठती दिखती हैं। राइज ऑफ सद्दाम हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जिसका जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद में हुआ, वो बचपन से ही काफी ज्यादा रिबल किस्म का इंसान था। सद्दाम इराक की उस राजनीतिक उठापटक के बीच पैदा हुआ जहां पर उसने ब्रिटिश एम्पायर और मोनार्की के अत्याचारों को खूब देखा था, इसलिए बचपन से ही वह विद्रोही स्वभाव का हो गया था और ब्रिटिशर के खिलाफ हो या मोनार्की के खिलाफ उसे छोटी छोटी बातों पर विद्रोह करना अच्छा लगता था। आने वाले समय में वो कितना क्रूर होगा इसका अंदेशा लोगों को सद्दाम के बचपन से ही लग गया था, जब उसने छोटी सी उम्र में ही बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 1950 के दशक में जब मोनार्की के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उन सारे विद्रोह में सद्दाम सबसे आगे था। वो एक ऐसे इराक का सपना देखता था जो ज्यादा संगठित और पावरफुल हो, जो बाकी अरब देशों को एकजुट रखने का दम रखता हो और जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। इसलिए जब कासिम सत्ता में आया तो वो पॉलिसी वाइज काफी लिबरल और सॉफ्ट था। वो सद्दाम जितना रेडिकल विचारों वाला नहीं था। यह बात सद्दाम को पसंद नहीं आई। वो कासिम को रियल रूलर नहीं मानता था और इसी वजह से उसने कासिम को मारने की कोशिश की। हालांकि वो नाकाम रहा, लेकिन 22 साल के इस लड़के की हिम्मत को देख उसका नाम और बाथ पार्टी पूरे इराक में फेमस हो गई। कासिम के सत्ता में आने के बाद इराक में षड्यंत्र और तख्तापलट का एक ऐसा दौर चला जो सद्दाम के पावर में आने के बाद ही बंद हुआ। 1963 में बाथ पार्टी और मिलिट्री ने कासिम का तख्ता पलटकर अब्दुल सलाम आरिफ को इराक का कर्ता धर्ता नियुक्त कर दिया, जो सद्दाम का काफी करीबी था। आरिफ के सत्ता में आने के बाद सद्दाम को 4 साल बाद अपने देश इराक लौटने का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर वक्त बदलते देर नहीं लगी और बाप पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। कोइंसिडेंटली 13 अप्रैल 1966 को आरिफ की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसके बाद सलाम आरिफ का छोटा भाई अब्दुल रहमान आरिफ सत्ता में आया। रहमान की सद्दाम से बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से इसके सत्ता में आने के बाद सद्दाम को जेल में रहना पड़ा, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं था क्योंकि 17 जुलाई 1968 को फिर से बाथ पार्टी के सपोर्ट और मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद रहमान को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया और बाथ पार्टी के लीडर अहमद हसन अल बकर को इराक का नया लीडर डिक्लेयर किया गया। और अल बकर के सत्ता में आने के बाद सद्दाम की किस्मत चौक उठी क्योंकि अहमद उसका चचेरा भाई था। भाई के सत्ता में आने के बाद सद्दाम हुसैन न केवल जेल से छूटा बल्कि उसी पार्टी में रेवोल्यूशन कमांड काउंसिल का एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी बन गया। अब भले ही रेवोल्यूशन कमांड काउंसिल का एक पद छोटा पद था, लेकिन सद्दाम की भूमिका पार्टी में काफी ज्यादा बड़ी थी। उसका रुतबा और पावर इससे काफी ज्यादा बड़े थे। सद्दाम भले ही अहमद
अहमद का चचेरा भाई था, लेकिन वह पार्टी का असली कर्ता धर्ता था। लोगों का कहना था कि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्टी डिसीजन लेने होते थे वे सद्दाम ही लिया करता था और पार्टी के हर डिसीजन में कहीं ना कहीं सद्दाम की भागीदारी जरूर होती थी। और जैसे जैसे सद्दाम का इन्फ्लुएंस पार्टी में बढ़ता गया वैसे वैसे उसने अपना एक अलग गुट बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि इराक एक शिया बहुल देश है और सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम था, इसलिए उसने सुन्नी मुस्लिमों को खुश करने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए शिया मुसलमानों को मरवाना और उनके खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। उसे जैसे जैसे पावर मिलती गई वैसे वैसे वह और क्रूर होता गया और उसने गुपचुप तरीके से अपने गुट को ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन धीरे धीरे दीमक की तरह पार्टी को अंदर से ही खाए जा रहा था और अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। फिर 1979 में वो समय आ ही गया जिसका इंतजार सद्दाम को सालों से था। उसका चचेरा भाई अहमद हसन अल बकर थोड़ा बीमार रहने लगा। अब वो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके और यहाँ सद्दाम हुसैन ने मौके का फायदा उठाते हुए पार्टी में अपना नाम आगे करना शुरू कर दिया और इन दी एंड अहमद को सत्ता से हटाकर खुद इराक का असली शासक बन बैठा। सत्ता में आने के बाद दुनिया को सद्दाम का वो रूप देखने को मिला जिसके लिए वो आज तक मरने के बाद भी जाना जाता है। आफ्टर बीइंग इन पावर 1979 में सत्ता में आते ही सद्दाम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ कोई तख्तापलट ना हो सके और उसका खौफ लोगों में बना रहे, इसलिए उसने एक साथ अपने 66 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अब कुल मिलाकर इराक में रहने वाले शियाओं और कुर्द के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो शियाओं से इतनी नफरत करता था कि इसका पता 1982 में चला जब अपने ऊपर हुए एक जानलेवा हमले के इल्जाम में उसने 148 शियाओं को फांसी पे फंदे पर लटका दिया। लेकिन शायद उसे ये मालूम नहीं था कि आगे चलकर उसकी फांसी का कारण भी यही फांसियां होने वाली थी। 1979 में ही जब वो खुद सत्ता में आया उसके बाद इसी साल इराक के पड़ोसी देश ईरान में भी एक ऐसा ही बंदा सत्ता में आया जिसने सद्दाम हुसैन की नींद उड़ा रखी थी। मैं बात कर रहा हूँ रहमतुल्लाह खुमैनी की, जिसने 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया था और इसी रेवोल्यूशन ने ईरान के समाज के साथ पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, क्योंकि ईरान भी एक शिया बहुल देश था इसलिए रहमतुल्लाह खुमैनी के सत्ता में आने की वजह से सद्दाम हुसैन को ये डर सताने लगा था कि जिस तरीके से शिया मूवमेंट ईरान में हुआ है वही मूवमेंट अगर शिया बहुल इराक में हो गया तो उसकी सत्ता भी उसके हाथ से जा सकती है। इसी डर से 1980 में सद्दाम ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 8 साल तक एक ऐसे युद्ध में शामिल रहा जिसने इराक को न केवल दिवालिया कर दिया बल्कि गल्फ वॉर के लिए भी नींव तैयार कर दी थी। दोस्तों, अब वीडियो के दूसरे पड़ाव पर हम ईरान के 1979 तक की हिस्ट्री और वर्ल्ड वॉर के सबसे रेडिकल इस्लामिक लीडर की बात करेंगे। हम बात करेंगे कैसे खुमैनी सद्दाम हुसैन के लिए नाइट मेयर बन के सामने आया और बात करेंगे कि कैसे ईरान वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी वाले देश से कैसे एक रेडिकल इस्लामिस्ट देश बन गया और इन कारणों की वजह से 1980 में ईरान इराक के साथ युद्ध में शामिल होकर गल्फ वॉर की परिणति तक पहुंचा। ज्योग्राफी ऑफ ईरान। दोस्तों, ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये देश कई कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में इराक और नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान का बॉर्डर लगता है और इसके नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट में अफगानिस्तान और ईरान के साथ साउथ ईस्टर्न हिस्से की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है। ईरान का नॉर्दर्न बॉर्डर जहां कैस्पियन सी से लगता है वहीं इसका सदर्न बॉर्डर पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। ईरान बिफोर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आइए अब ईरान के 20th सेंचुरी की राजनीतिक उठापटक को जान लेते हैं जिसने गल्फ वॉर की नींव रखी थी। दोस्तों, 20th सेंचुरी की शुरुआत में ईरान पर काजार डायनेस्टी का रूल था, लेकिन असल में काजार डायनेस्टी तो बस एक नाम मात्र की रूलर थी। असली चाबी तो रशियन, ओटोमन्स और ब्रिटिश फोर्सेस के पास थी। पर जैसे ही पहले विश्व युद्ध ने दस्तक दी वैसे ही इन तीनों एम्पायर्स इस युद्ध में शामिल हो गए और उनकी सेनाओं की पकड़ ईरान से ढीली पड़ गई और इसी कारण यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसका फायदा उठाकर 1925 में रेजा शाह ने सत्ता में आकर पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी। शाह काफी आधुनिक विचारों वाले शासक थे और उन्हें ही मॉडर्न डे ईरान की स्टेब्लिशमेंट का श्रेय दिया जाता है। सत्ता में आते ही उन्होंने ईरान में कई सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और ईरान जो कि एक रेडिकल और कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाला देश था उसे सेकुलरिज्म की ओर लेकर गए। वो रेजा शाह ही थे जिन्होंने ईरान में लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन किया। उन्होंने ही मॉडर्न एम्यूनिटीज जैसे स्कूल, ट्रेन, बसेस, रेडियोज, सिनेमाज और टेलीफोन को ईरान में पॉपुलर किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने हिजाब की भी खिलाफत की थी और कुल मिलाकर रेजा शाह ईरान का
आधुनिकरण करना चाहते थे, लेकिन शायद वो इतने अच्छे शासक थे, उतने अच्छे राजनीतिक नहीं बन सके। रेजा को उस समय पर होने वाली जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और जब 1941 में हिटलर की सेनाएं यूरोप में कोहराम मचा रही थी, जर्मन सैनिक सोवियत यूनियन के सिपाहियों के सर धड़ से अलग कर रहे थे, हिटलर को सोवियत यूनियन के साथ चल रहे युद्ध में भारी सफलता मिल रही थी, तब शाह को लगने लगा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी जीत जाएगी और जीतने पर हिटलर ईरान के बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा। इसी उम्मीद के साथ शाह ने ईरान को जर्मनी के खेमे में डाल दिया और अब जाहिर सी बात थी कि ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को यहाँ पर इनसिक्योर होना था। इन देशों को लगने लगा था कि अगर ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर जर्मनी का कब्जा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने ईरान से न केवल जर्मन सपोर्ट को वापस लेने को कहा, बल्कि ईरान में मौजूद जर्मन सिपाहियों और रेजिडेंट्स को भी अपने देश से बाहर करने को कहा और जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा ही हुआ। यहाँ पर ईरान ने ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके चलते सोवियत और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर धावा बोल दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन काउंटेंस का नाम दिया गया और इसी ऑपरेशन ने इराक की कमर तोड़कर रख दी। इस ऑपरेशन ने न केवल ईरान के ऑयल रिसोर्सेज और लैंड पर सोवियत और ब्रिटिश का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया, बल्कि इसने ही रेजा शाह को गद्दी से हटाकर 16 सितंबर 1941 को उसके जवान बेटे मोहम्मद रिजा पहलावी को नया शासक बना दिया। बुरी हार झेलने के बाद नए शासक बने मोहम्मद रिजा पहलावी की बस एक इच्छा थी कि कैसे भी ब्रिटिशर और रशियंस उसकी लैंड को छोड़कर चले जाएं। इसका समाधान करने के लिए 1943 में तेहरान डिक्लेरेशन लाया गया, जिसमें ईरान को भरोसा दिलाया गया कि अगर वो पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के समय न्यूट्रल बना रहेगा तो युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देश अपनी सेनाएं ईरान से निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आपको बता दूं कि ये डिक्लेरेशन सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि यहाँ एक अलाइड फोर्सेस युद्ध के दौरान ईरान की ऑयल सप्लाई को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ताकि उसका फायदा डायरेक्ट तरीके से कहीं जर्मनी को ना मिल जाए। और दोस्तों, इसी धोखे का खुलासा तब हुआ जब वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने ईरान से अपने ट्रूप्स को बाहर निकालने से मना कर दिया और इन द एंड मई 1946 में ऑयल की खरीद पर काफी सारी छूट लेने के बाद सोवियत ने अपनी सेनाएं ईरान से निकाल ली और ऐसे ही इन द एंड ईरान एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था। ईरान आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, ईरान से विदेशी सेनाओं के जाने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि नौजवान लड़का मोहम्मद रिजा पहलावी ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को इस्टेब्लिश करेगा, यानी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी होगी जिसका लीडर कॉन्स्टिट्यूशनली चुनकर आएगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, क्योंकि 1947 से लेकर 1951 तक ईरान में 6 प्राइम मिनिस्टर आए। लेकिन रुकिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर शासक रेजा पहलावी है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर का क्या काम। देखिए दोस्तों, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेजा पहलावी ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत थी जिसके पास पूरे ईरान का कंट्रोल था। पर दोस्तों, यहाँ देश के बाकी कामों के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल सके, और इसके लिए इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था। लेकिन उस पर भी ओवरऑल अथॉरिटी रेजा की ही होती थी। अब 6 सालों में इतने प्राइम मिनिस्टर आने के बाद 1991 में यहान मोहम्मद मसादी प्राइम मिनिस्टर बनकर आए और मसादी ने आते ही ईरान की काया पलटनी शुरू कर दी। उन्होंने ईरान के रिसोर्सेज को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इसके पीछे की वजह यह थी कि भले ही ईरान आजाद हो चुका था, लेकिन उसके तेल के रिसोर्सेज पर अब भी ब्रिटिशर और अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल था। मुसादी को लगता था कि ईरान जितना समृद्ध होना चाहिए उतना है नहीं, इसलिए उन्होंने रेजा के खिलाफ जाकर, जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन हासिल था, ऑयल रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इससे ईरान के ऑयल पर ईरानी गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, जो पहले ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनीज के पास था। और हमेशा की तरह जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा ही हुआ और अमेरिका और ब्रिटेन चिढ़ गए। अमेरिका को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं आगे चलकर ईरान सोवियत खेमे में चला जाएगा, जो कि अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता था। इसलिए इस पूरे नेशनलाइजेशन का अंजाम ये हुआ कि ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसीज ने मिलकर 1953 में मसादी के खिलाफ एक तख्तापलट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसे ऑपरेशन अजैकस का नाम दिया गया। और इसी मसादी के खिलाफ जन आक्रोश खड़ा करने के साथ साथ उसके खिलाफ ईरान के लोगों में प्रोपेगेंडा चलाया गया। इन दी एंड मसादी से कुर्सी छीन ली गई। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 21वीं सेंचुरी में ऐसा कोई भी फसाद नहीं था जिसमें ब्रिटेन या अमेरिका का हाथ ना हो। इराक में भी यही सिचुएशन थी और ईरान में भी यही हुआ। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के दिल में मुसादिक बस चुका था। उसका एंटी वेस्ट रवैया लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए जब उसे सत्ता से बेदखल किया गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर फिर से मुसादी की बहाली को सुनिश्चित करवाया। लेकिन मसादी ने फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गलती ये कर दी कि उसने अब सीधे
रेजा पहलवी के खिलाफ ही तख्तापलट की कोशिश की, जो असफल रही, जिसकी वजह से मोसादी को ताउम्र हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। रेजा पहलवी मोसादी को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने के बाद रेजा पहलवी ने इराक का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और अब प्राइम मिनिस्टर की पावर सिर्फ नाम मात्र की थी। एक्ट ऑफ गवर्नेंस में रेजा का रोल पहले से मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो गया था और ईरान में अब ज्यादा ऑटोक्रेसी थी, क्योंकि हमेशा से ही पहलवी डायनेस्टी, वो चाहे मोहम्मद रिजा पहलवी हो या उसके पिता रिजा शाह, हमेशा से ही वेस्टर्न खेमे के पक्षधर थे। इसलिए पूरा कंट्रोल रेजा पहलवी के हाथों में आने के बाद ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप काफी बढ़ गया। उसने वेस्ट के साथ कई पैक्ट साइन किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैक्ट ऑयल से जुड़ा हुआ था और इस पैक्ट में ईरान के ऑयल पर अब वेस्ट की कंपनीज का कंट्रोल था और ईरान अब ऑयल से होने वाले प्रॉफिट का सिर्फ 50% ही अपने पास रख सकता था। एंड इवन ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑयल के ऑडिट करने का भी हक नहीं था। इसके अलावा ईरान बगदाद पैक्ट को साइन कर ऑफिशियल अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था और इस गुट में इसके अलावा यूके, पाकिस्तान और इराक जैसे देश भी शामिल थे। दोस्तों, यहाँ बगदाद पैक्ट के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाहता था ताकि सोवियत यूनियन के प्रभाव को मिडिल ईस्ट में कम किया जा सके। और इस पैक्ट के साइन होने के बाद ईरान को अमेरिका की तरफ से कई मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिली। इवन दोनों की दोस्ती इस कदर तक परवान चढ़ी कि अमेरिका ने ईरान को अपने आधुनिक फाइटर जेट F-14 देने से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जबकि ये फाइटर जेट उसने इजराइल के मांगने पर भी नहीं दिए थे। दोस्तों, भले ही रेजा पहलवी ने वेस्टर्न खेमे में कितने ही तलवे चाटे हों, बट वह अपने पिता की तरह ईरान को एक आधुनिक देश बनाना चाहता था। उसने कई कदम ऐसे उठाए जो ईरान को आधुनिकता की तरफ लेकर गए और इसमें सबसे बड़ा कदम था व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसने न केवल रेजा को एक दूरदर्शी शासक के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि इस रेवोल्यूशन ने उसकी सत्ता की कवर भी खोद दी। आइए जानते हैं कैसे। व्हाइट रेवोल्यूशन 1963 से 1979। दोस्तों, ये रेजा का सबसे एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट था। इसके अंदर उसने इकोनॉमिक, सोशल और एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए और 1963 में शुरू किए गए ये रिफॉर्म्स 1979 तक चले। इसमें सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन खरीदकर उसे किसानों के मार्केट रेट से 30% की कमी पर बेच देती थी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का मास प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें लगभग सभी गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनीज को प्राइवेट कर दिया गया। और रेजा का कहना था कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ योजनाएं बनाना और लागू करना है, ना कि बिजनेस संभालना। रेजा एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी था और इसी दौरान उसने ईरान में 26 रीजन में 9 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगवाए। इसके साथ ही उसने शहरों के आसपास नेशनल हाईवेज के किनारे पर भी लगभग 70,000 एकड़ में ग्रीन बेल्ट का निर्माण करवाया। और यही नहीं, बल्कि वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को साफ साफ आदेश दिए गए कि वे अपने प्रॉफिट का 20% हिस्सा अपने वर्कर्स में बांटे। इसके अलावा महिला अधिकारों की बात की गई, उन्हें बुर्के से पूरी आजादी दे दी गई। साथ ही उन्हें वोट का अधिकार भी दिया गया और महिलाओं में लिटरेसी रेट को बढ़ाए जाने के लिए कई स्कूल योजनाएं भी शुरू की गई। यही नहीं दोस्तों, एजुकेशनल फील्ड में रेवोल्यूशन करने के लिए लिटरेसी कॉप नाम की एक संस्था का निर्माण करवाया गया, जिसमें इंसान डिप्लोमा करने के बाद इच्छा से गांव जाकर व्यक्तियों को पढ़ा सकता है। लिटरेसी कॉप्स की तरह हेल्थ केयर और डेवलपमेंट कॉप्स का निर्माण भी किया गया और इसके अलावा बिजली, पानी और स्कूल जैसी बेसिक फैसिलिटी की व्यवस्था की गई। न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर को फ्री फूड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन को जीरो कर दिया गया। दोस्तों, अब तक आपको लग रहा होगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन का ईरान पर शानदार इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। व्हाइट रेवोल्यूशन के इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट चाहे जितने भी फायदेमंद हो, ईरान के लिए सबसे ज्यादा घाटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से ईरान को झेलना पड़ा था। एग्रीकल्चर फील्ड में व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत जो रिफॉर्म किए गए थे, छोटे किसानों को जमीन देने की बात की गई, उसका फायदा बहुत ही कम किसानों को मिला, जिसकी वजह से किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग भुखमरी और गरीबी की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गया था। धीरे धीरे ईरान में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ने लगी थी और लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा था। इस बढ़ते आक्रोश का फायदा ईरान के दो वर्गों ने उठाया, पहला जमींदार और दूसरा उलेमा वर्ग, यानी धर्म गुरुओं का वर्ग। दोस्तों, व्हाइट रेवोल्यूशन होने के बाद सबसे घाटा इन्हीं दो वर्गों को हुआ था, क्योंकि जमींदारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा था। वहीं देश में आधुनिकता आने से समाज पर कट्टरपंथी धर्म गुरुओं का प्रभाव भी कम होने लगा था। उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि औरतों को आदमियों के बराबर सम्मान दिया जाए, उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएं या उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाए। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन में हुए सुधारों को इस्लाम के खिलाफ बताया और इन्हीं जमींदारों और धर्मगुरुओं ने लोगों में फैले असंतोष का फायदा उठाकर रेजा पहलवी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और इसे पूरे रेवोल्यूशन को एक ऐसे धर्मगुरु का नेतृत्व मिला जिसने न केवल रेजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका, बल्कि दुनिया भर में मौजूद सभी मुस्लिम कंट्रीज में भूचाल ला दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रुहोल्लाह खुमैनी की।
राइज ऑफ रुहेला खुमैनी, ईरानियन रेवोल्यूशन। दोस्तों, रुहेला खुमैनी का जन्म 1902 में इराक के खामिया शहर में हुआ था। खुमैनी जो एक कट्टरपंथी शिया धर्मगुरु थे, वह हमेशा से ही ईरान के इंटरनल मैटर्स में वेस्टर्न हस्तक्षेप के बिल्कुल खिलाफ थे। खुमैनी ईरान में शरिया लॉ पर आधारित एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और 1963 में जब व्हाइट रेवोल्यूशन अनाउंस किया गया तब खुमैनी ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को इस्लाम विरोधी बताकर ईरान के सभी उलेमा वर्ग को अपनी तरफ खींच लिया और इसी रेवोल्यूशन को बाइकआउट करने की शुरुआत कर दी। रेजा के खिलाफ अब प्रोटेस्ट सड़कों पर आने शुरू हो गए और 3 जून 1963 को खुमैनी ने जब रेजा की तुलना शिया कम्युनिटी में तानाशाह माने जाने वाले खलीफा यजीद से कर दी, तब ईरान में रेजा की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते खुमैनी को 1 साल के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। और हाउस अरेस्ट में जाने से खुमैनी के समर्थकों ने दंगे शुरू कर दिए, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई। हाउस अरेस्ट में निकलने के बाद 26 अक्टूबर 1964 में खुमैनी ने रेजा को एक बार फिर भाषणों में घेर लिया और उसे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का पपेट बता दिया। यह बात रेजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हसन अली मसूर को खुमैनी के पास भेजा ताकि वे उन्हें पब्लिकली भी माफी मांगने के लिए बना सकें, परंतु खुमैनी ने हसन अली की इस सिफारिश को सिरे से मना कर दिया। यहाँ गुस्से में आकर हसन ने खुमैनी को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। ताज्जुब की बात यह है कि इस इंसिडेंट को ठीक 2 महीने बाद मंसूर जब अपने काम से पार्लियामेंट जा रहा था तब उसको मौत के घाट उतार दिया गया और यहाँ से धीरे धीरे खुमैनी का प्रभाव ईरान में बढ़ रहा था। रेजा को भी अपनी सत्ता का डर सताने लगा था, इसलिए उसने खुमैनी को देश निकाला दे दिया, यानी उसको निर्वासन में भेज दिया गया। अपने निर्वासन के दिनों में खुमैनी इराक, तुर्की और एंड के दिनों में फ्रांस में रहा, लेकिन दोस्तों निर्वासन में रहने के बावजूद खुमैनी ईरान में एक कल्ट फिगर बन चुका था। उसकी रेडिकल स्पीसीज की कैसेट ईरान की हर मस्जिद, गली और नुक्कड़ में मिल जाती थी। उसने धीरे धीरे ईरान में ऐसे रेडिकल कंजर्वेटिव धड़े को खड़ा कर दिया था जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बाहर रहने के बाद भी खुमैनी का कंट्रोल ईरान की 30,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज पर था और ईरान का उलेमा वर्ग उसके पूरे कंट्रोल में था। लेकिन इसके बाद भी रेजा ईरान को अपने कंट्रोल में रखे हुए था। वजह थी अमेरिकन बैक्ड इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज सेवक, जो कि बहुत ही वायलेंटली विद्रोह को कुचल दिया करती थी। 1975 में आते आते शाह ने अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को कुचलने के लिए न केवल प्रोटेस्ट पर बैन लगाया बल्कि ओपोजिशन पार्टी पर भी बैन लगा दिया और सभी लीडर्स को जेल में ठूस दिया। इसके साथ साथ सेंसरशिप भी लगा दी गई। इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ने लगा। उनका गुस्सा 6 जनवरी 1978 को तब फूटा जब गवर्नमेंट ने खुमैनी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जिससे प्रोटेस्ट भड़क उठा, लेकिन एक बार फिर निर्ममता पूर्वक विद्रोह को कुचल दिया गया। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ अमेरिका ने फिर इंटरफेयर किया और उसके इंटरफेयर करने के बाद सितंबर 1978 में ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। आखिरी चोट रेजा की सत्ता पर दिसंबर 1978 में मुहर्रम के दिन लगी। ईरान जो एक शिया बहुल देश था, वहाँ मुहर्रम साल में सबसे मेन इवेंट होता है। इसीलिए इस दिन जब लोग मुहर्रम के जुलूस के लिए बाहर निकले तब एक मास प्रोटेस्ट शुरू हो गया जो हफ्तों तक चला। अब रेजा की पकड़ इन प्रोटेस्ट पर कमजोर खो गई और जब वो 16 जनवरी 1979 को अमेरिका अपने कैंसर के इलाज के लिए गया तब लोगों को लगा कि रेजा देश छोड़कर भाग गया है और अमेरिका का पपेट है। उसका ये शक कहीं ना कहीं सच भी निकला और रेजा के ईरान छोड़ते ही 2 हफ्ते के बाद 1 फरवरी 1979 को रुहेला खुमैनी वापस अपने वतन लगभग 14 साल बाद आया, जहां उसका इंतजार एयरपोर्ट पर लगभग 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग कर रहे थे। बैक टू होमलैंड। ईरान में आते ही खुमैनी ने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया और अप्रैल में रेफरेंडम कराकर ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र में तब्दील कर दिया और इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नाम दिया गया। दोस्तों, वैसे ये भी कहा जाता है कि ईरान की जनता कभी रेडिकल आइडियोलॉजी पर बेस्ड इस्लामी राज्य नहीं चाहती थी। वे बस यहाँ सुख शांति और सभी को रोजगार मिले, ईरान फले फूले, यही चाहते थे। बट यहाँ खुमैनी ने मौके का फायदा उठाकर ईरान के लोगों पर अपनी आइडियोलॉजी थोप दी, जिसकी वजह से ईरान तब से लेकर आज तक दुनिया का सबसे रेडिकल आइडियोलॉजी वाला देश बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता दूं कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट की सीक्रेट फाइल्स को डिक्लासिफाई किया गया तब पता चला कि अमेरिका खुद रेजा को सत्ता से हटाना चाहता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मिलिट्री रेजा का तख्ता पलटकर अपना शासन लाना चाहती है और ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऑयल इंटरेस्ट पर सवालिया निशान खड़े हो जाते, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुमैनी को सत्ता में आने के लिए उसके सपोर्ट का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्योंकि
खुमैनी का पूरा करियर एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट थीम से बना था, इसलिए उसने अमेरिका से किसी भी प्रकार की हेल्प लेने से मना कर दिया, जिसका असर ये रहा कि जय वीरू रहने वाले अमेरिका और ईरान खुमैनी की सत्ता में आते ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और यही सिलसिला आज भी जारी है। इसके अलावा दुश्मनी के पीछे एक रीजन है कि जब ईरान के आतंकवादी संगठनों ने 4 नवंबर 1979 में यूएस एमबेसी के 52 कर्मचारियों को हॉस्टाइल बना लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने कर्मचारियों को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाना पड़ा था, लेकिन यह ऑपरेशन असफल रहा और कर्मचारियों को लगभग 400 दिनों तक ईरान में कैदी बनकर रहना पड़ा था। कंक्लूजन दोस्तों, खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ही मिडिल ईस्ट में एक ऐसे टाइम बम का बटन दब चुका था जो कभी भी फट सकता था, क्योंकि 1989 में जहां ईरान में खुमैनी आया, वहीं इसी साल इराक के पड़ोसी देश इराक में सद्दाम हुसैन आया था और इन दोनों तानाशाहों में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि दोनों ही निर्दयी, कट्टर और खुंखार थे और सद्दाम जहाँ कट्टर सुन्नी था वहीं खुमैनी कट्टर शिया था, जिसके चलते दोनों में टसल होनी लाजमी थी। और इन दोनों के सत्ता में आने के बाद जो टाइम बम शुरू हुआ था वो 1 साल के भीतर ही फट गया और इराक और ईरान के बीच 8 साल चले इस लंबे युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसने इराक को कंगाल कर उसे गल्फ वॉर की ओर धकेल दिया। अब वीडियो के तीसरे पड़ाव में हम ईरान और इराक के बारे में बात करेंगे। रीजन बिहाइंड इराक ईरान वॉर। दोस्तों, इराक ईरान वॉर जिसने लगभग 10 लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया था, आखिर ये हुई क्यों? सबसे पहले हम यही जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के होने के पीछे वैसे तो कई सारे कारण थे, लेकिन अगर इसके सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो वो है इराक और ईरान के बीच कई सालों से चला आ रहा टेरिटोरियल डिस्प्यूट। दोस्तों, दरअसल इराक और ईरान जो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, दोनों देश एक साथ सत अल अरब नाम की लगभग 200 किलोमीटर लंबी नदी को शेयर करते हैं। ये नदी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के संगम पर बनती है, जिसका मोस्टली हिस्सा इराक में आता है। सत अल अरब इराक से होकर ईरान के बॉर्डर को टच करते हुए पर्शियन गल्फ में जाकर मिलती है और अगर इसे व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये नदी मिडिल ईस्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही वजह है कि हमेशा से ही इराक और ईरान दोनों देशों में इस नदी पर अपने कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट होते रहे हैं और इन डिस्प्यूट्स को एंड करने के लिए 1937 में दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें ईरान को अपने ऑयल टैंकर और सामान की आवाजाही के लिए इराक को टैक्स देना था। यह डील लंबे समय तक चली, लेकिन जब 1959 में रेजा पहलवी ने इराक की कमान अपने हाथों में संभाली, तब उन्होंने 1937 में हुए एग्रीमेंट को बचकाना बताकर इराक को टैक्स देने से मना कर दिया। यहाँ इराक ने ईरान का विद्रोह किया, उसे धमकाया और बोला कि अगर वह टैक्स नहीं देता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन 1950 के दशक में इराक की ऐसी हालत नहीं थी कि वो सच में ईरान पर हमला करे, क्योंकि यह वही समय था जब ईरान के सर पर अमेरिका का हाथ था। और जैसा कि हमने वीडियो में चर्चा की थी कि 1950 के समय में ईरान जहां रेजा पहलवी के राज में स्टेबल हो चुका था, वहीं इराक में एक के बाद एक तख्तापलट हो रहे थे। इसलिए जहर का घूंट पीते हुए इराक ने ईरान की बात मान ली, जिससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच की खटास और बढ़ गई और दोनों के बीच में युद्ध होने के पीछे ये एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा दोनों देश हमेशा से एक दूसरे के इलाके में विद्रोही गुटों को फंड किया करते थे और इराक जो कम्युनिटीज के मामलों में काफी डाइवर्स कंट्री है, उसके नॉर्दर्न हिस्से में कुर्दिश लोग रहते हैं और अब ईरान ने यहाँ के कुर्दिश लोगों को फंड कर उन्हें सैन्य सहायता मुहैया कराकर उनसे इराक के नॉर्दर्न हिस्से में बगावत का बिगुल बजवाता है, जिसे शांत करने में इराक का काफी पैसा और एनर्जी खर्च होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कुर्दिश रेबल्स को अकेले ईरान से ही फंडिंग नहीं मिलती थी, बल्कि ईरान का सपोर्ट करते हुए रिबल्स को अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद भी फंड किया करती थी, ताकि इराक का मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कम किया जा सके और इसी वजह से इराक ईरान से नफरत किया करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इराक खुद दूध का धुला हुआ था। दोस्तों, इराक भी ईरान में सर्दर्न पार्ट में मौजूद कुर्दिस्तान प्रोविंस को अपना हिस्सा बताकर उस पर क्लेम किया करता था और ईरान और इराक की इसी टेरिटोरियल टसल की वजह से दोनों देशों के बीच आए दिन बॉर्डर पर गोलाबारी होती रहती थी, जिससे दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। इन रीजन्स के अलावा वॉर होने के सबसे बड़े रीजन्स रोहिल्ला खुमैनी भी थे, क्योंकि 1979 में जब खुमैनी ईरान के शासक बने तब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में रेडिकल गढ़ों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हर मुस्लिम कंट्रीज में ईरान की तरह रेडिकल वैल्यूज यानी शरिया लॉ पर आधारित सरकार बनाने के लिए विद्रोही गुट खड़े होने शुरू हो गए। अब दोस्तों, क्योंकि इराक ईरान की तरह एक शिया बहुल देश था, जहां पर सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी का शासन था, जो एक
सुन्नी मेजोरिटी सेकुलर आइडियोलॉजी पर बेस्ड पार्टी थी, उसको इस बात का डर सताने लगा कि ईरानियन रेवोल्यूशन की ये चिंगारी कहीं इराक की पॉपुलेशन के 70% शियाओं में भी ना भड़क उठे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खुमैनी ने सत्ता में आते ही सद्दाम के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और इराक के शियाओं को सद्दाम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का पैगाम देना शुरू कर दिया। इससे सद्दाम हुसैन कहीं ना कहीं टिगर हुए और ईरान के साथ वॉर शुरू करने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा दोस्तों, जब ये दोनों तानाशाह सत्ता में आए तब खुमैनी और सद्दाम दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपने देश को पावरफुल बनाना चाहते थे। और यही नहीं, दोनों की नजरें एक दूसरे के ऑयल रिसोर्सेज पर भी थी। जहां ईरान का खुजस्तान प्रोविंस और इराक का बसारा रीजन ऑयल रिजर्व से भरा हुआ था, जिसको दोनों ही देश एक दूसरे से हथियाना चाहते थे। तो दोस्तों, इन रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं इराक और ईरान में सालों से टसल चलती आ रही थी। और इसलिए जब 1979 में सद्दाम और खुमैनी सत्ता में आए तब दोनों देशों के बीच इतिहास और सद्दाम एवं खुमैनी के क्रूर रवैये को देखते हुए लोगों ने इराक और ईरान के बीच युद्ध का अनुमान ऑलरेडी लगा लिया था। और दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि खुमैनी के आने से ईरान पर अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए थे, तो ईरान भी इस समय पॉलिटिकल अलायंस और इकोनॉमी के मामले में काफी कमजोर पड़ चुका था। और दोस्तों, इसी वजह से सद्दाम हुसैन को लगा कि ईरान पर अटैक करने का यह सही मौका है। और सद्दाम का यह अनुमान था कि जिस तरह की कंडीशन में ईरान आज है, अगर इस पर अटैक किया जाए तो इराक अगले 2 हफ्तों में ही ईरान पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे बरसों से चली आ रही सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। इराक ईरान वॉर। और दोस्तों, यही सोचते हुए इराक ने 22 दिसंबर 1980 को ईरान पर फुल स्केल इन्वेजन कर दिया और ऐसे ही इराक ईरान वॉर की शुरुआत हुई। इराक ने अपने MiG-23, BN-EU-22 और Su-20 एयरक्राफ्ट से ईरान की एयरबेसेस और बाकी टेरिटरीज पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। और अचानक हुए इस हमले से ईरान के कई सारे फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हुए। शुरुआती 3 महीनों में इराक ने ईरान के काफी बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन जैसा सद्दाम हुसैन ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और सद्दाम जो मानकर चल रहा था कि ईरान को 2 हफ्तों में ही काम तमाम कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इराक को टक्कर देते हुए ईरान ने अपने बचे हुए F-4 फैंटम और F-5 टाइगर जेट से इराक की ऑयल फैसिलिटी, डम्प्स, पेट्रोकेमिकल्स, मसूल के एयर बेसिस, बगदाद और किरकुल ऑयल रिफाइनरी को मिट्टी में मिला दिया। और ईरान की जवाबी कार्रवाई से इराक को बड़ा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा। ईरान, जिसके पास सिर्फ सीरिया और लीबिया जैसे छोटे देशों का सपोर्ट था, उसने अपने दम पर जून 1982 में अपनी सभी टेरिटरीज को इराक से वापस ले लिया। और इराक की आर्मी, जिसका सपोर्ट में सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे अरब देश भी थे, उसको प्री वॉर में बॉर्डर लाइन से पीछे धकेल दिया। इस टाइम पर आकर सद्दाम को ऐसा लगने लगा कि उससे भारी मिस्टेक हो गई है। भारी मिस्टेक हो गया सर। और उसने अमेरिका से सिफारिश लगाते हुए युद्ध को यहीं एंड करने की मांग की। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुमैनी के आने से अमेरिका की ईरान में ऑयल इंटरेस्ट खतरे में आ गए थे, इसलिए अमेरिका यहाँ भी किसी भी हालत में ईरान को इराक पर जीतता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने पपट यूनाइटेड नेशन को ऑर्डर देकर युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 514 को पास करा दिया। लेकिन दोस्तों, खुमैनी ने यूएन के रेजोल्यूशन को नजरअंदाज करते हुए उल्टा इराक पर एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दी, जिसके बाद लगभग अगले 5 सालों तक दोनों देश युद्ध में उलझे रहे। और 1984 में ईरान जब कई इंटरनेशनल सैंक्शन झेलने के बाद इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, उसके पास फाइटर भी कम बचे थे, तो जैसे जैसे युद्ध का समय बीतता गया, ईरान युद्ध में यंग बच्चों को सोल्जर बनाकर भेजने लगा। इसके बाद 1986 में आते आते दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे, जिससे भारी मात्रा में सिविलियंस की मौत हुई। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद युद्ध में अवरोध पैदा हो गया था और दोनों देश कहीं ना कहीं वॉर में फंसते हुए नजर आ रहे थे, जिससे दोनों ही देशों को इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। दूसरी तरफ अरब के बाकी देश भी चिंता में थे और उन्हें सद्दाम की तरह डर लग रहा था कि अगर ईरान ने इराक कब्जे में ले लिया तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक क्रांति ईरान में आई है वो अब पूरे अरब वर्ल्ड में आ जाएगी, जिससे उसकी सत्ता भी खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि इस मुद्दे की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये क्रांति इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थी। इसलिए अरब वर्ल्ड ने दोनों देशों के बीच एक बार फिर से नेगोशिएशन की बात शुरू कर दी। एक बार फिर यूएन को दोनों देशों के बीच सुलह कराने के लिए लाया गया और इन दी एंड जुलाई 1988 में ईरान ने यूएन के सीज फायर डिक्लेरेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 598 को एक्सेप्ट कर इस युद्ध को खत्म कर दिया। 8 सालों तक चला ये युद्ध इन दी एंड ऑफिशियली 20 अगस्त 1988 को आकर एंड हो गया। और दोस्तों, यह युद्ध एक ओपन चैप्टर के साथ खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ किसी भी देश की जीत या हार डिक्लेयर नहीं की गई थी और हमेशा की तरह दोनों ही देश खुद को जीता हुआ बताते थे। बट ऑफिशियली यह वार बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी देश की टेरिटोरियल लॉस के साथ एंड हुई।
हुई। इराक ईरान वॉर के आफ्टरमैथ की बात करें तो इस युद्ध में दोनों साइड के लगभग 10 लाख लोग मारे गए और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस युद्ध में दोनों देशों को लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर पैसा खर्च हुआ। दोस्तों 1.2 ट्रिलियन डॉलर ये इतना पैसा है कि इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी आज 2024 में 4 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दोनों देश 1980 में ही 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा युद्ध में खर्च कर चुके थे और इसका परिणाम भी सामने आया था। इस युद्ध ने इराक को कर्जे में डुबो दिया और इराक का डेट उसकी जीडीपी का 1000% से भी ज्यादा हो गया था। इराक उस समय का सबसे लोएस्ट जीडीपी वाला देश बन गया था। उसके ऊपर इंटरेस्ट का लगभग 130 बिलियन डॉलर का कर्जा आ गया था, जिसमें से 21 बिलियन डॉलर उसको वेस्टर्न कंट्रीज से मिला था। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा कर्जा इराक पर सऊदी अरब और कुवैत का हो चुका था, जो कि लगभग 67 बिलियन डॉलर था। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इराक का यही कर्जा इन दी एंड गल्फ वॉर का एक मेजर रीजन बना। इराक ऑलरेडी कमजोर हो चुका था और बाकी कर रही कसर यूनाइटेड नेशन ने इराक के ऊपर 200 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगाकर पूरी कर दी थी, जो इराक को इन्वेजन की विक्टिम्स को एज ए कंपेंसेशन देने थे। कुल मिलाकर इराक ईरान वॉर जो लगभग 8 सालों तक चला, ये वॉर जब खत्म हुआ तब इन दी एंड किसी भी देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा दोनों ही देश भारी कर्जे में डूब गए। ईरान जिसकी सैंक्शन के चलते पहले से ही हालत खराब थी, उसने तो कैसे भी करके इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। बट इराक में मौजूद सद्दाम हुसैन वॉर के इस कर्जे को हैंडल नहीं कर पाया और 1990 में एक बार फिर अपनी 10 साल पुरानी गलती को दोहराते हुए कुवैत पर हमला कर गल्फ वॉर की शुरुआत की। रीजन्स। वीडियो के सबसे आखिरी पड़ाव पर आइए हम सबसे पहले उन रीजन के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला करने के लिए मजबूर हो गया और उसने गल्फ वॉर की शुरुआत कर दी। नंबर 1, इराक्स इकोनॉमिकली स्ट्रगल्स। देखिए दोस्तों, कुवैत पर हमला करने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा रीजन था तो वो था डेट यानी कर्जा। दोस्तों कर्जा जो जनरली कई घरों को बर्बाद कर देता है, इराक को बर्बाद करने के पीछे भी इसी कर्जे का हाथ था। वैसे तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बट अगर शॉर्ट में रिकैप करूं तो इराक जो ईरान के साथ 8 साल तक युद्ध में लगा रहा, इस युद्ध से उस पर बिना इंटरेस्ट के लगभग 130 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया और इस कर्जे का सबसे ज्यादा हिस्सा 67 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया और कुवैत का था। अब जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरेबिया से उसका कर्जा माफ करने की रिक्वेस्ट की तो दोनों ही देशों ने रिक्वेस्ट को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब यहाँ पर सद्दाम के पास दो रास्ते थे, जिसमें या तो वो आराम से शांति के साथ सालों तक मेहनत करके इस कर्जे को चुका सकता था, या फिर दोनों ही देशों जो आकार और फोर्सेज में इराक से छोटे थे उन पर धावा बोलकर न केवल अपने कर्जे को माफ करा लेता बल्कि उनके ऑयल रिसोर्सेज को भी लूट लेता। और यहाँ पर वही हुआ जिसका डर था। सद्दाम को दूसरा रास्ता ज्यादा मुफीद लगा, जिसके लिए उसने सबसे पहले कुवैत को चुना, क्योंकि सऊदी अरब उस समय अमेरिकी खेमे में था, उसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, तो उस पर अटैक करना इराक के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उसने कुवैत को चुना। इसके अलावा पहले कुवैत पर आक्रमण करने के पीछे डेट के साथ साथ सद्दाम हुसैन के पास और भी रीजन्स थे, जिसमें से एक था टेरिटोरियल डिस्प्यूट। रीजन नंबर 2, टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड ऑयल रिजर्व्स। दरअसल दोस्तों इराक कुवैत को हिस्टोरिकली हमेशा से ही अपनी टेरिटरी का हिस्सा माना करता था और हमेशा से ही कुवैत पर अपना क्लेम किया करता था। अब ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। दोस्तों यह बात है उस समय की है जब ओटोमन अंपायर का पतन हो रहा था। उस समय कुवैत, जो वैसे तो कभी जियोग्राफिकली इराक का हिस्सा नहीं था, बट उस पर कुवैत की रूलिंग डायनेस्टी अल सबा फैमिली का रूल था। और जब मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशर ने अपना पैर जमाने शुरू किए तब 1989 में अल सबा फैमिली ने कुवैत के फॉरेन राइट्स ब्रिटिशर को सौंप दिए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ओटोमन एम्पायर बिखर गया तब इराक एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। बट जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि 20th सेंचुरी में अगर कोई टसल चल रहा है और ब्रिटिशर का हाथ वहां ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ भी दोस्तों ब्रिटिशर ने कुछ ऐसा ही किया। दरअसल उन्होंने इराक को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हुए कुवैत के बीच एक बाउंड्री लाइन खींचकर कुवैत को एक अलग देश घोषित कर दिया। और अब इराक जहाँ पहले से ही अपनी रीच को पर्शियन गल्फ में बढ़ाने के लिए सत अल अरब नदी के कंट्रोल को लेकर ईरान से लड़ रहा था, वहीं कुवैत के बन जाने से न केवल उसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज उसके हाथों से चली गई बल्कि वह ऑलमोस्ट एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया। अब दोस्तों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसी देश के लिए समुद्री सीमा व्यापार की दृष्टि से कितनी जरूरी होती है, इसलिए इराक ने कभी भी कुवैत को मान्यता नहीं दी थी बल्कि उसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का परिणाम बताया। इसलिए सद्दाम की विस्तारवाद नीति में हमेशा से कुवैत को हथियाना शामिल था, जिसका मौका उसे आखिरकार 1990 में मिल गया। रीजन नंबर 3, ऑयल प्राइसेस में मैनिपुलेशन। दोस्तों डेट और हिस्टोरिकल रीजन के अलावा सद्दाम का कुवैत पर अटैक करने के पीछे एक और कारण था और वो था ऑयल प्राइसेस मैनिपुलेशन। असल में दोस्तों सद्दाम न केवल कुवैत द्वारा कर्जा माफ न करने पर चिढ़ा हुआ था बल्कि वैश्विक ऑयल प्राइस में कुवैत द्वारा किए जा रहे मैनिपुलेशन से भी काफी दुखी था। देखिए दोस्तों बात ऐसी थी कि ओपेक यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने 14 सितंबर 1960 को मिलकर बनाया था। यह संगठन पूरे विश्व की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज द्वारा
द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे तेल की मात्रा को कंट्रोल करता था, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में न केवल ये देश अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सके बल्कि यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सके। अब वैसे तो मिडिल ईस्ट में इन देशों के पास असीम तेल भंडार हैं, और अगर इतना सारा तेल एक साथ इन देशों ने निकाल लिया तो सप्लाई ज्यादा होने से तेल के दाम कम होंगे और इन देशों को घाटा होगा। इसलिए ओपेक ने 1990 के समय तेल का प्रोडक्शन इतना कर दिया था कि जिससे इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस $18 पर बैरल सेट हो सके और सभी देश प्रॉफिटेबल रहे। बट यहाँ इराक ने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि कुवैत जानबूझकर इराक का इकोनॉमिक लॉस करने के लिए तेल का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, जिससे ऑयल प्राइसेस $18 पर बैरल से $10 पर बैरल पहुंच गए हैं। इससे इराक जो पहले से ही भारी कर्जे में डूब रहा था उसको हर साल लगभग $7 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा था, और इस नुकसान की वजह से वो और ज्यादा कुवैत से जलने लगा था। इसके अलावा इराक ने कुवैत पर एक और इल्जाम लगाया कि कुवैत उसके क्षेत्र में पड़ने वाले रेमूला ऑयल फील्ड से स्लैड ड्रिलिंग कर रहा है। अब ये स्लैड ड्रिलिंग क्या होती है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल इसमें दोस्तों पाइप को बजाय वर्टिकली ड्रिलिंग करने के उसे हॉरिजॉन्टली ड्रिल किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पड़ोसी देश में ऑयल के भंडार हैं तो आप बिना अपनी मशीनों को वहां ले जाए उनका तेल चुरा सकते हैं, वो भी उनके नोटिस किए बिना। अब दोस्तों इस क्लेम में कितनी सच्चाई थी ये तो ओपेक ने डिसाइड नहीं किया, बट 26 जुलाई 1990 को ये जरूर डिसाइड किया कि कुवैत को 2 मिलियन बैरल डेली तेल निकालने की जगह उसे कम करके 1.5 मिलियन बैरल ऑयल ही निकालना है, इससे इराक को लॉस ना हो। अब ओपेक के इस फैसले से इराक को ये एश्योरिटी तो मिल गई कि कुवैत की गलती है, इसलिए उसने तुरंत कुवैत से $10 बिलियन के हर्जाने की डिमांड की। बट यहाँ कुवैत ने इराक की इंसल्ट करते हुए सिर्फ $500 मिलियन ही देने की बात कही, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत के शहरों पर भारी बमबारी कर गल्फ वॉर की शुरुआत कर दी। गल्फ वॉर, इन्वेजन ऑफ कुवैत। दोस्तों इराक जिसके पास 1990 के समय 9.5 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री थी, उसे को मात्र 1600 सैनिकों वाले कुवैत पर कब्जा करने में कुल 2 दिन का समय लगा, और फिर सद्दाम ने यहाँ अपनी पपेट गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ कुवैत को बिठा दिया, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। दोस्तों अब जैसे ही इराक ने कुवैत पर कब्जा किया तब पूरा वैश्विक पटल हिल गया, और क्योंकि सद्दाम हुसैन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, यह ठीक 10 साल पहले ऐसे ही ईरान पर चढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसकी विस्तारवादी नीति को सभी मिडिल ईस्ट के देश अच्छे से समझते थे, और यह बात लगभग तय थी कि कुवैत को हथियाने के बाद नेक्स्ट नंबर सऊदी अरेबिया का आने वाला है। इससे कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट देशों का समूह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC और वेस्टर्न नेशंस चिंता में पड़ गए, क्योंकि गल्फ रीजन ऑयल का एक क्रिटिकल सोर्स है जिस पर लगभग पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड करती है। इसलिए ऑयल की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ सद्दाम हुसैन को रोका जाना बहुत जरूरी था। ऑयल की सप्लाई में किसी भी प्रकार के अवरोध से वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली अमेरिका की इकोनॉमिक इंटरेस्ट ताक पर रखे जा सकते थे। इसलिए उसने निक फ्यूरी की तरह सद्दाम हुसैन नाम के थैनोस के खिलाफ एक एवेंजर की टीम बनाना शुरू किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का नाम दिया गया, और इसमें सबसे पहले यूएस अपने पेपर यूनाइटेड नेशन को बोलकर इराक पर ताबड़तोड़ सैंक्शन लगवाने के लिए कई रेजोल्यूशन पास करवाए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 को पास कर इराक द्वारा कुवैत पर इन्वेजन को कंडेम किया। साथ ही इराक से यह भी बोला कि वह जल्द से जल्द अपनी सेनाओं को कुवैत से बाहर निकाले। इतना ही नहीं, इराक का हुक्का पानी बंद करने के लिए रेजोल्यूशन 661 को पास कर इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगवाए गए, और रेजोल्यूशन 665 के थ्रू इराक के नेवल रूट्स ब्लॉक कर दिए गए, और इन दी एंड रेजोल्यूशन 678 को पास कर इराक को 15 जनवरी 1991 तक डेडलाइन दी गई कि वो जल्दी से कुवैत को खाली करे, नहीं तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और यहाँ यूएन ने जब तक इराक को कुवैत खाली करने का टाइम दिया, तब अमेरिका अगस्त 1990 से लेकर जनवरी 1991 तक इराक के खिलाफ एक गुट बनाने में लग गया। अब वेस्टर्न देश जो पहले से अमेरिका के साथ खड़े थे, उनको लाना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल भरा काम नहीं था। इस गुट में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी यूके आया, जिसने बिना किसी सवाल के गुट को ज्वाइन किया, और इसके बाद फ्रांस शामिल हुआ, जिसने इस गुट को अपने ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और नेवल फोर्सेस मुहैया करवाई। और तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया, जिसने अमेरिका द्वारा इकट्ठा की गई फोर्सेस को इराक से लड़ने के लिए अपनी जमीन प्रोवाइड कराई। इसके बाद ऑब्वियसली कुवैत तो आता ही, साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने गुट को एयरक्राफ्ट और नेवल फोर्सेस प्रोवाइड कराई। लेकिन जितनी आसानी से वेस्टर्न देश इस काउंसिल में आए, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को सद्दाम के अगेंस्ट करने के लिए अमेरिका को या तो कई षड्यंत्र रचने पड़े या कई झूठे दिलासे देने पड़े। यहाँ इजिप्ट, जिसका प्रेसिडेंट शायद मुबारक थे, उन पर सद्दाम हुसैन का काफी इन्फ्लुएंस था, और माना जा रहा था कि मुबारक सद्दाम के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने $7 बिलियन का कर्जा माफ करने के लालच में इजिप्ट को अपने खेमे में मिला लिया। इसके अलावा ईरान, जिससे अमेरिका का 36 का आंकड़ा था, और जो इराक ईरान वॉर से अमेरिका के सैंक्शन झेल रहा था, उसको गल्फ वॉर में न्यूट्रल रखने के लिए और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी खेमे में लाने के लिए $250 मिलियन की इकोनॉमिक एड दिलाई गई, जिससे इराक ईरान वॉर में डिस्ट्रॉय हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
कंसेप्ट को फिर से रीडेवलप किया जा सके। सोवियत यूनियन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने इराक की निंदा की। जापान ने $10 बिलियन, जर्मनी ने $6.6 बिलियन का फंड इस वॉर में दिया। वहीं अर्जेंटीना इकलौती साउथ अमेरिकन कंट्री थी जो गल्फ वॉर में शामिल हुई। इसके अलावा सीरिया को भी शामिल किया गया और सीरिया के राष्ट्रपति राफेज अल असद, जिसको एक समय सद्दाम ने मरवाने की कोशिश की थी, इसका बदला लेने के लिए सीरिया ने अपनी 1 लाख आर्म फोर्सेज अमेरिका को प्रोवाइड कराई। कुल मिलाकर अमेरिका ने इराक के खिलाफ 42 देशों का संगठन बना लिया, जिसमें टोटल सैनिक 9,56,000 थे और इन सैनिकों में लगभग 75% सैनिक अमेरिका के थे। इसके बाद अमेरिकी गुट ने कुवैत को इराकी कब्जे से छुड़वाने के लिए एक मौत का खेल शुरू किया, जिसे हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दोस्तों, अमेरिकी अलाइड फोर्सेज ने 17 जनवरी 1991 को इराक ऑक्यूपाइड कुवैत में भारी बमबारी शुरू कर दी। कई इराकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। यहीं पर इराक को लगने लगा कि वह इस युद्ध में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने एक चाल चलते हुए इजराइल पर एक के बाद एक 88 मिसाइल दागी, ताकि इजराइल जो गल्फ वॉर से बाहर था वो इराक पर पलटवार करके इस वॉर का हिस्सा बन जाए। ऐसा इराक ने इसलिए किया क्योंकि अगर इजराइल पलटवार करके इस युद्ध का हिस्सा बनता है तो इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरेबिया जैसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा इजराइल को क्रिटिसाइज करती हैं, उसके अगेंस्ट रहती हैं, वो खुद को अलग कर लेती और इराक को मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों से अपने लिए समर्थन जुटाने में आसानी हो जाती। लेकिन अमेरिका भी इराक की इस चाल को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने इजराइल को समझाते हुए उसे किसी भी प्रकार के पलटवार करने से मना कर दिया और इराकी ऑक्यूपाइड कुवैत पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने लगातार 5 हफ्तों तक ताबड़तोड़ इराकी ठिकानों पर बमबारी की और जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी कमजोर इराक 42 देशों की सेनाओं के आगे आखिर कहां तक टिकने वाला था। और इसीलिए इन दी एंड 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच कोलिशन फोर्सेज ने कुवैत को इराक से आजाद करा लिया। सीज फायर एंड आफ्टरमैथ दोस्तों, कुवैत को आजाद कराने के बाद 3 अप्रैल 1991 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 687 को पास कराकर परमानेंट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और गल्फ वॉर को एंड किया गया। इसके साथ ही इराक को आदेश दिया गया कि वो अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको यूज करने की धमकी वो पिछले कई दशकों से दे रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करे। और दोस्तों, युद्ध खत्म होने के बाद इराक जो गल्फ वॉर के शुरू होने से पहले ही एक दयनीय कंडीशन में था, वह और ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गया और उसका मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध में तबाह हो चुका था। इस युद्ध के बाद इराक और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया और सद्दाम हुसैन इराक में अब पहले से ज्यादा क्रूर और ब्रूटल तानाशाह बन गया। अमेरिका से दुश्मनी के चलते 21वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका ने इराक पर एक बार फिर से हमला बोल दिया। यहाँ पर सिविल वॉर छेड़ दी और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाकर इराक में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिसे दुनिया की टॉप डेडली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने भरा। ISIS के आने से आज एक हंसता खेलता देश जिसका अतीत ज्ञान और धन के भंडारों से भरा रहता था, वो आज आतंकवादियों का ठिकाना बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गल्फ वॉर पर बेस्ड एक कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।